अकाउंट्स में गुड्स का मतलब दोज थिंग्स, दोज कमोडिटीज विच वी बाय फॉर रीसेलिंग पर्पस, वो कमोडिटीज जो हम खरीदते हैं मेघा वापस बेचने के लिए। तो अगर फतेह तुम्हारा मोबाइल स्टोर है, तुम्हारा मोबाइल का दुकान है, तो मोबाइल तुम्हारे लिए गुड्स है क्योंकि तुम मोबाइल खरीद रहा है मोबाइल को बेचने के लिए। इन शॉर्ट, जिस चीज में तुम्हारा ट्रेड है। तो अगर मेरा स्टेशनरी का शॉप है तो मैं स्टेशनरी खरीदता हूं वापस स्टेशनरी बेचने के लिए। सो फॉर माई बिजनेस स्टेशनरी बिकम्स व्हाट? गुड्स। अगर मेरा कपड़ा का दुकान है तो कपड़ा हम खरीदते हैं बेचने के लिए, तो कपड़ा मेरे लिए क्या बन गया? गुड्स। इज इट क्लियर? सो यहां पे देखो, ये फल वाला, इसका क्या चीज का दुकान है? फ्रूट्स का। तो ये फ्रूट्स इसके लिए क्या है? गुड्स। ये फ्रूट्स खरीद रहा है किस लिए? बेचने के लिए। अगर इसका फ्रूट्स का दुकान है बट ये कुछ फ्रूट्स खरीदता है खाने के लिए, तो क्या उस फ्रूट्स को गुड्स मानेंगे? नहीं। He may have a fruits ka shop, but if he is buying the fruits for his personal consumption, then that will not be treated as a goods. It will be treated, उसका पर्सनल है वो अब खाने के लिए। समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? हाँ, अगर वो फ्रूट्स खरीद के यहाँ पे रख रहा है मतलब बेचने के लिए, तभी उसको हम लोग किस कैटेगरी में रखेंगे? गुड्स के कैटेगरी में रखेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? नाउ with that word we have another term called as purchase. So very simple, जो business background से आते हैं वो आप अपने घर में अपने पापा या अपना मम्मी का मुंह से या पापा के मुंह से, ज़्यादातर मैनेजर के मुंह से या चाचा के मुंह से सुनते होंगे, हम लोग परचेज के लिए जा रहे हैं। परचेज शब्द किसके लिए इस्तेमाल होता है? अकाउंट्स में परचेज शब्द इस्तेमाल होता है गुड्स के लिए। मतलब जब हम लोग गुड्स खरीदते हैं तो हम लोग ये नहीं बोलते कि हमने गुड्स खरीदा, इतना लंबा नहीं बोलते, हम लोग क्या बोलते हैं? परचेजेस। सो द वर्ड परचेज, द टर्म परचेज इज यूज्ड ओनली फॉर द परचेज ऑफ गुड्स। सो व्हेन वी बाय गुड्स, तो उसका हमको हिसाब रखना है कि नहीं रखना है? तो हम सिर्फ और सिर्फ क्या वर्ड यूज करेंगे? परचेज। द वेरी वर्ड परचेज, इसका मतलब क्या खरीदे हैं? गुड्स खरीदे। अब मान लो तुम्हारा कपड़ा का दुकान है और कपड़ा का दुकान में तुमने एक एसी खरीदा, परचेज किया, तो क्या तुम एसी के लिए परचेज शब्द इस्तेमाल करोगे? नहीं। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि एसी का मेरा बिजनेस नहीं है। एसी का मेरा बिजनेस तो कपड़ा का है। कपड़ा मेरा गुड्स है, एसी मेरा गुड्स नहीं है। समझ में आ रहा है? सो इन विच बिजनेस डील्स इन केस अगर मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, गुड्स मीन्स एक्वायरिंग ऑफ रॉ मटेरियल फॉर द पर्पस ऑफ कन्वर्शन इनटू फिनिश प्रोडक्ट। अब हम यहाँ पे एक एग्जांपल देके बताते हैं। यहाँ पे तुम्हारा आंख के सामने में क्या है? आलू है, राइट? अब अगर हम आलू का व्यापारी है, आई एम अ स्टॉकिस्ट, आई एम अ ट्रेडर ऑफ पोटैटोस, इन दैट केस आलू बिकम्स माई गुड्स। तो व्हेन आई बाय आलू, व्हाट आई यूज द वर्ड? परचेज। क्लियर है? इसमें कोई दिक्कत है तुम लोग को? नहीं। अब हम आलू का व्यापारी नहीं है, हम मैन्युफैक्चरर है। हम किसका मैन्युफैक्चरर है? लेस चिप्स का मैन्युफैक्चरर है। हम पोटैटो चिप्स का मैन्युफैक्चरर है। सो इन दैट केस हम चिप्स बना रहे हैं, तो चिप्स बनाने के लिए हम क्या खरीदेंगे? आलू। सो इन दैट केस परचेज शब्द किसके लिए इस्तेमाल होगा? आलू के लिए, ना कि लेस के लिए। Am I getting? Am I making sense? Yes. समझ में आ रहा है? Yes, तुमको समझ में आ रहा है पक्का? I repeat, अगर मैं आलू का ट्रेडर हूँ तो इन दैट केस आलू इज माई गुड्स एंड व्हेन आई परचेज, जब हम आलू खरीदेंगे तो आई विल यूज द वर्ड परचेज। बट मैं ट्रेडर नहीं, अब मैं मैन्युफैक्चरर हूँ, आई एम अ मैन्युफैक्चरर। तो जो मैन्युफैक्चरर है उनके लिए रॉ मटेरियल्स जब खरीदता है तो क्या वर्ड यूज करता है? परचेज।
उनके लिए रॉ मटेरियल्स गुड्स बन गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सो देयरफॉर अगर मैं चिप्स का मैन्युफैक्चरर हूं, मैं तो चिप्स बना रहा हूं, सो इन दैट केस चिप्स बनाने के लिए हमको क्या चाहिए? आलू। ये मेरा रॉ मटेरियल है, तो ये मेरे लिए क्या बन जाता है? गुड्स बन जाता है। और जब हम ये खरीदते हैं तो मेरा टर्म क्या यूज होगा? परचेस। अब अगर मान लो हम पोटैटो चिप्स का मैन्युफैक्चरर नहीं है, हम पोटैटो चिप्स का ट्रेडर है, हम चिप्स खरीदते हैं और चिप्स बेचते हैं, तो इन दैट केस चिप्स क्या बन जाएगा? गुड्स बन जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब ये मेरे लिए गुड्स हो गया, तो जब मैं चिप्स खरीदूंगा तो मैं क्या वर्ड यूज करूंगा? परचेस। Clear? So if you're trader or aloo is your goods. If you're a manufacturer of potato chips, then aloo is your goods. In that case also, because aloo is your raw material. Potato आपका क्या है? Raw material. Purchase word यहाँ इस्तेमाल होगा। और अगर आप चिप्स का ट्रेडर है, आप चिप्स में ट्रेड करते हैं, तो इन दैट केस यही आपका क्या बन जाता है? गुड्स। और परचेस शब्द इसी के लिए इस्तेमाल होगा। क्लियर है? इसी से जुड़ा एक और शब्द है सेल्स। सो सेल्स शब्द टर्म हम लोग कब इस्तेमाल करते हैं? सेल्स टर्म हम लोग इस्तेमाल करते हैं बच्चों जब हम लोग गुड्स बेचते हैं। जब खरीद रहे थे तो क्या वर्ड यूज कर रहे थे? परचेज। जब बेचेंगे तो क्या वर्ड यूज करेंगे? सेल्स। समझ में आ रहा है? तो से फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा घड़ी का दुकान है प्रगति, तो घड़ी वॉचेस का बिजनेस है, तो वॉच तुम्हारे लिए गुड्स हो गया। तो जब जब तुम वॉच बेचोगी तो तुम ये नहीं बोलोगी वॉच बेचे, घड़ी बेचे, घड़ी बेचे। तुम क्या बोलेगी? समझ में आया? तुम क्या बोलोगी? सेल्स किया। सो दैट बी ट्रेडेड एज सेल्स। समझ में आया? क्लियर है? सो गुड्स वो चीज है जिसे हम खरीदते हैं वापस बेचने के लिए, मतलब इन शॉर्ट जिसमें हम डील कर रहे हैं, जिस चीज का मेरा ट्रेड है, जिस चीज का मेरा धंधा है, वो मेरे लिए हो गया गुड्स। अगर मेरा मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, अगर हम मैन्युफैक्चरर है, तो जो मेरा रॉ मटेरियल लगता है सामान बनाने के लिए, वो रॉ मटेरियल मेरे लिए क्या हो गया? गुड्स। जब गुड्स खरीदेंगे तो टर्म क्या यूज करेंगे? और जब गुड्स बेचेंगे तो क्या टर्म यूज करेंगे? सेल्स। क्लियर? समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है? ओके। अच्छा, अब ये तो गुड्स, यहां पे सर्विसेज भी वर्ड मेंशन है। सर्विसेज का एग्जांपल क्या होगा? गिव मी वन एनी सच एग्जांपल ऑफ सर्विस। Doctor treating a patient. Very good. Doctor treating a patient. एकदम सबसे पहले तो वही बोलना चाहिए था। हम यहाँ पे क्या दे रहे तुम लोगों को? चला हमको भूल करके डॉक्टर में चला गया। यहाँ जीता जाता है एक आदमी खड़ा है जो पिछले आधा घंटा से चिल्ला रहा है, समझा रहा है। क्या दे रहे तुम लोगों को? सर्विस। एंड दैट सर्विस इज कमिंग फॉर अ प्राइस। क्लियर है? सो इस तरह से सर्विसेज भी होता है। नेक्स्ट वी कम टू द वर्ड स्टॉक। सुना है हम लोग ये वर्ड? बहुत बार सुना है स्टॉक, राइट? वर्ड्स मुंह से निकाले भी होंगे हम लोग बहुत बार। जाते दुकान बोलते भाई आपका स्टॉक में क्या बताइए, है ना? जाके हम लोग कुछ अगर कपड़ा खरीदने के पसंद नहीं आता तो बोलते अरे भैया आपका स्टॉक पुराना है, नया स्टॉक नहीं आया, स्टॉक खत्म हो गया, स्टॉक खत्म हो गया। तो कितना बार हम लोग स्टॉक शब्द इस्तेमाल किए हैं। तो स्टॉक है क्या? स्टॉक कुछ नहीं बल्कि वो गुड्स है जो अभी तक बिका नहीं है, वो आपके पास लाई कर रहा है। यानी कि जब आप किसी भी दुकान में जाते हैं, किसी भी शॉप में जाते हैं और शॉप में घुसते साथ जो उसका शॉप में सामान जो आप देख रहे हैं वो उसका क्या है? स्टॉक है। तो अगर आप एक कपड़ा दुकान में जाते हैं, आप ब्रांड फैक्ट्री में घुसते हैं, आप लिवाइस का शोरूम में घुसते हैं और शोरूम में घुसते साथ आप जितने भी अपैरल्स आप सामने में देख रहे हैं, जो रैक में सजा हुआ है, जो हैंगर में टंगा हुआ है, जितना आप देख रहे हैं वो क्या है? स्टॉक। वो बिका नहीं है ना, वो बिका नहीं है। सो द गुड्स विच आर लाइंग अनसोल्ड और जिसकी वैल्यू होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टॉक बोलते हैं। कोई दिक्कत? रुद्रजीत समझ में आ रहा है आपको? पक्का? आगे बढ़े? मेघा समझ में आ रहा है? क्या समझी? सर समझी तुम? किसका सर?
सर आप स्टॉक्स के बारे में बता रहे थे, और स्टॉक वो होता है जो हम लोग दुकान में जो अनसोल्ड, जो पड़ा हुआ है, जो अभी तक बिका नहीं है। दो स्टॉक होता है हमारा, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक। जैसे आपके घर में हम एग्जांपल देते हैं, आपके घर में किचन में, अभी अगर किचन में जब जाओगे तो किचन में कुछ ना कुछ तो मिलेगा, थोड़ा सा चावल, दाल, चीनी, चाय पत्ती, आटा मिलेगा ना। ये वो सब क्या है आपका किचन का स्टॉक है। हालांकि ये घर के एग्जांपल हम लोग उसको बेचते नहीं है, मैंने वही चीज़ जो आप घर के हिसाब से बोलो तो विच आर अनयूज्ड, और बिजनेस के तरफ से सोचो तो विच आर अनसोल्ड। ठीक है। नाउ ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है? ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक, 1 अप्रैल जब महीना शुरू हुआ, इस मंथ जब 1 अप्रैल महीना की शुरुआत हुई तो आपके घर में किचन में ऑलरेडी कुछ सामान था कि नहीं? तो यानी कि जब आपने महीना शुरुआत किया तो आपने ऑलरेडी कुछ चावल, दाल, आटा के साथ इस महीना का शुरुआत हुआ। और ये दाल, आटा, चावल जो महीना का शुरुआत में थी कहाँ से आया था? पिछले महीना का बचा हुआ माल था, जिसके साथ अपने इस महीना का क्या किया? शुरुआत। वो आपका क्या हो गया? ओपनिंग स्टॉक। फिर अब इस मंथ और आप सामान खरीदते हो, फिर महीना का एंड 31 मई को, 31 अप्रैल जब महीना खत्म होता है तो महीना का एंड में भी कुछ ना कुछ माल बच गया है, वो इस महीने का क्या बच गया? क्लोजिंग स्टॉक, जिस स्टॉक के साथ आपका महीना खत्म हुआ। सो जिस स्टॉक के साथ आपका ये महीना खत्म हुआ उसी के साथ आपका अगला महीना शुरुआत होगा। सो दिस वर द 4 बेसिक इंपॉर्टेंट टर्म्स जो आपस में रिलेटेड थे। नंबर 1 गुड्स, परचेज, सेल्स एंड स्टॉक। गुड्स जिसमें हम लोग डीलिंग कर रहे हैं, परचेस जो हम लोग गुड्स जब खरीद रहे हैं, सेल्स जो हम लोग गुड्स बेच रहे हैं, स्टॉक जो गुड्स नहीं बिका, बच गया, अनसोल्ड, वो मेरे लिए क्या हो गया? स्टॉक। द नेक्स्ट टर्म इज स्टॉक वर्सेस इन्वेंटरी। ना बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि जो इन्वेंटरी है और स्टॉक ये एक ही है, और कई कई जगह में तो हम लोग स्टॉक की जगह में इन्वेंटरी और इन्वेंटरी जगह में स्टॉक लिख देते हैं, बट दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस, और ये डिफरेंस हमें समझना है। देखो स्टॉक, अभी हम लोग जो जस्ट देखा कि स्टॉक हम लोग किसे रेफर करते हैं? स्टॉक हम लोग सिर्फ उसी चीज़ को रेफर करते हैं, स्टॉक हम लोग सिर्फ उसी चीज़ को रेफर करते हैं जो हम लोगों ने खरीदा है माल को वापस बेचने के लिए, और जो मेरे पास वो पड़ा हुआ है। द अनसोल्ड गुड्स विच आई हैव बॉट टू रीसेल, दैट इज लाइंग विथ मी, दैट इज स्टॉक। But inventory is something more than stock. Inventory includes stock. When I say inventory, what I mean, हम यहाँ से तुमको समझाता है। See, I told you कि if I am a manufacturer of a chips, then I need this raw material to produce chip. Now, मेरे पास एक रॉ मटेरियल का स्टॉक होगा, एक रॉ मटेरियल अभी चिप्स बनने में जो प्रोसेस में लगा हुआ है, जिसको हम लोग सेमी फिनिश गुड बोलते हैं, उसका स्टॉक होगा, और एक जो मेरा गुड्स बन के तैयार है, तीनों स्टॉक फाइनल गुड्स बोलते हैं। इन तीनों का स्टॉक है मेरे पास। Inventory, when I say inventory, I include all 3 in the inventory. So inventory means inventory of raw materials. I mean inventory means inventory of इसके बीच में जो सेमी फिनिश गुड्स है, क्योंकि कुछ माल तो फैक्ट्री में प्रोसेस में है तो उसका भी इन्वेंट्री होता है। एंड इन्वेंट्री ऑल्सो मीन्स एन इन्वेंट्री ऑफ includes inventory of finished products. So inventory is basically a wider term which includes stock. When we से स्टॉक का कॉन्सेप्ट नैरो है। जब हम स्टॉक का बात करते हैं तो हम बात करते हैं स्टॉक ऑफ ओनली दोज गुड्स व्हिच वी हैव बॉट इट फॉर द रीसेलिंग पर्पस, जो हमारे पास पड़ा हुआ है। बट जब हम इन्वेंटरी का बात करते हैं तो इन्वेंटरी में हम रॉ मटेरियल को भी इंक्लूड कर लेते हैं, हम सेमी फिनिश प्रोडक्ट को भी इंक्लूड कर लेते हैं, और हम फिनिश प्रोडक्ट को भी इंक्लूड कर लेते हैं। क्लियर है? समझ में आया? कहाँ चले गए? सो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इन्वेंटरी इज अ वाइड टर्म विच इंक्लूड स्टॉक। Thus, inventory includes inventory of raw materials, inventory of semi-finished goods, and inventory of finished goods, and the stock. सबका समझ में आ रहा है? Now the next term is debtors. ये वर्ड हम लोग बार बार सुनेंगे, बहुत बार सुनेंगे। डेटर्स कौन होता है? डेटर्स को अगर समझना है
तो ऑलवेज हम लोग बिजनेस को सब्जेक्ट बना के समझेंगे, मतलब हम लोग अपने पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे, हम लोग अपने आप को बिजनेस समझेंगे। अगर हम लोग अपने आप को बिजनेस समझते हैं, मान लो कि ये जो फल का दुकान है ये हमारा है, तुम लोगों का, हम लोगों का है, ठीक है, ये हम लोगों का बिजनेस है। ये यहाँ पे आकर के फल खरीद रहा है, ठीक है, ये फल आज खरीदता है और आज ये फल खरीद कर चला जाता है बिना पैसा दिए। सो इट मीन्स फ्यूचर में हमको इससे पैसा मिलेगा, हमको इससे पैसा मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। सो देयरफॉर ये जो है ये मेरे लिए कौन हो गया, डेटर। सो तुम बोल सकते हो कि डेटर कौन है भाई, अगर ये बिजनेस है तो हम किसे डेटर मानेंगे, जिसको हमने गुड्स या सर्विसेज बेचा है और अभी तक उसका पेमेंट मेरे को ये दिया नहीं है, मतलब हमने क्रेडिट में बेचा है, राइट, और इसका पैसा हमको मिला नहीं है, ये पैसा हमको फ्यूचर में रिसीव होगा। सो इन दैट केस ये मेरे लिए कौन हो गया, डेटर। सो टू कीप इट शॉर्ट, डेटर्स वो इंडिविजुअल है जिससे बिजनेस को फ्यूचर में पैसा मिलेगा, जिससे हमको फ्यूचर में पैसा मिलेगा, वो मेरे लिए कौन है, डेटर। और एक चीज, जब हम इंडिविजुअल बात करते हैं ना, जब हम पर्सन बोलते हैं या हम वर्ड यूज करते हैं इंडिविजुअल, तो अकाउंट्स में पर्सन या इंडिविजुअल का मतलब सिर्फ बायोलॉजिकल पर्सन मेरा तुम्हारा जैसा नहीं हुआ। In fact, an organization is also treated as an individual, having a separate entity. So therefore, in that case, George Academy is also treated as an individual. So George Academy is also an individual. So accounts में हम लोग जब person बोलते हैं, तो person सिर्फ मेरे और आपके जैसे person नहीं, बल्कि हम लोग एक संस्था को भी, organization को भी as an individual और as a person ही देखते हैं। तो फ्यूचर में जिससे हमको पैसा मिलेगा, क्यों पैसा मिलेगा, क्योंकि पास्ट में मैंने उसको कोई सर्विसेज और गुड्स बेचा है, तभी हमको उससे फ्यूचर में पैसा मिलेगा। क्लियर? सो इन दैट सिचुएशन ये मेरे लिए डेटर हो गया। और याद रखना, डेटर्स बिजनेस के लिए क्या होते हैं, एसेट्स होंगे ना। हमने आपको एसेट्स का डेफिनेशन में क्या बताया, एसेट्स वो है जो फ्यूचर में आपको इनकम जनरेट करके देगा, फ्यूचर में जो आपको पैसा, जिससे हां से आपको पैसा मिलेगा फ्यूचर में, विच विल रिजल्ट इन द इनफ्लो ऑफ कैश। सो वो चीज आज मेरे लिए क्या है, एसेट। तो हम डेटर को भी क्या मानेंगे, अपना एसेट। नाउ जस्ट इसका ऑपोजिट लेते हैं हम लोग, क्या है, क्रेडिटर्स। सो व्हाट इज क्रेडिटर्स, just opposite. It represents those person or firm whom goods have been purchased, from whom the goods have been purchased or services procured but the payment has not been made. So अब बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू समझो, हमें जिसे पैसा देना है, तो अब इसको हम एक जस्ट एक चार्ट बना के समझाते हैं तुमको, ये रिलेशनशिप तुमको समझ में आ जाएगा बढ़िया से, हम जो बोलने मांग रहे हैं। सो ये है बिजनेस, यहां है एक सप्लायर, एक्स, और यहां है वाई, एक कस्टमर। ठीक, तो बिजनेस सेंटर है, ये सब्जेक्ट है। बिजनेस ने सप्लायर से गुड्स खरीदा, ऑन क्रेडिट, सुनिए पर, ऑन क्रेडिट, और यही गुड्स उसने कस्टमर को बेच दिया ऑन क्रेडिट, वाई को बेच दिया। ठीक, सो नाउ थिंक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द बिजनेस।
बिजनेस के लिए ये एक्स कौन हो गया? क्रेडिटर। और ये वाई कौन हो गया? डेटर। बिजनेस को इसे फ्यूचर में पैसा देना है। क्यों? क्योंकि इससे हम लोग गुड्स खरीदे हैं। कैसे खरीदे हैं? उधार में लिए हैं, पैसा भी दिए नहीं है। तो यानी कि इसको फ्यूचर में हमको पैसा देना है, और यही गुड्स हम इसको बेचे हैं, तो मतलब हमको इससे फ्यूचर में पैसा लेना है। तो जिससे हमको पैसा लेना है वो मेरा कौन हुआ? डेटर। और जिसको हमको पैसा देना है वो मेरे लिए कौन हुआ? क्रेडिटर। समझ में आया? डेटर क्रेडिटर में हमने देखा बहुत लोग कंफ्यूज कर जाता है। इसलिए वो कौन होते हैं जो कंफ्यूज करते, पता है? जो ना सामने वाला के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं। जहां तुम वाई के तरफ से सोचा तो तुम कंफ्यूज हो जाएगा। तुमको किसके पॉइंट ऑफ व्यू सोचना है? किसके तरफ से सोचना है? बिजनेस के तरफ से। तुम लोग कौन है? तो तुम लोगों को वाई से पैसा मिलेगा कि वाई को पैसा दोगे? मिलेगा। कौन हुआ वाई? तुम लोगों को एक्स को पैसा देना है कि एक्स से पैसा लेना है? कौन हुआ एक्स? क्रेडिटर। क्रेडिटर बिजनेस के लिए लायबिलिटी, क्योंकि फ्यूचर में यहाँ पे पैसा देना है, और डेटर बिजनेस के लिए एसेट, क्योंकि फ्यूचर में उससे पैसा लेना है। क्लियर? डेटर हो गया एसेट और लायबिलिटी, क्रेडिटर हो गया लायबिलिटी। क्लियर? डेटर क्रेडिटर का फंडा क्लियर हो गया? पक्का? आगे बढ़ते हैं। रेवेन्यू, जिसके लिए सारा संघर्ष हो रहा है। रेवेन्यू, इनकम। क्या है रेवेन्यू? रेवेन्यू इज एन इनकम ऑफ अ रेकरिंग नेचर। द वर्ड यहाँ पे एक वर्ड यूज किया गया है, रेकरिंग। कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेकरिंग? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेकरिंग? अरे रेकरिंग, रेकरिंग का मतलब क्या होता है? जो रिपीट करेगा, रेपिटेटिव, जो रिपीट करेगा एट अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद वो बार बार रिपीट करेगा। सो इनकम एक ऐसा आमदनी, इनकम which is repetitive या recurring in nature from any source, from any source। एक सोर्स से वो इनकम बार बार जनरेट होगा। फॉर एग्जाम्पल, जॉर्ज एकेडमी के लिए स्टूडेंट्स को सर्विसेज देते हैं, और स्टूडेंट से हमको क्या मिलता है? फीस। सो फीस कहां से आ रहा है? इस सोर्स से आ रहा है। करेक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और ये जो फीस है ये रिकरिंग है कि नॉन रिकरिंग है? रिकरिंग है। हाँ या ना? एंड दिस इज रिकरिंग इन नेचर, इट विल कम अगेन एंड अगेन जब तक ये बच्चे पढ़ रहे हैं। सो दिस फीस इज नथिंग बट इट इज अ रेवेन्यू फॉर जॉर्ज एकेडमी। सो जॉर्ज एकेडमी के लिए रेवेन्यू क्या हो गया? फीस। Because this fees is an income for a George Academy, because George Academy जो एफर्ट डाल रहा है, जो सर्विसेज दे रहा है, उसके बदले जो हमको बेनिफिट आपसे मिल रहा है वो इनकम है मेरे लिए, और वो रेपिटेटिव इन नेचर है, वो रिकरिंग इन नेचर है। दैट इज वाई फीस इज विल बी ट्रीटेड एज माई इनकम। So if you ask me that what is your source of income, तो I'll say my source of income is fees. स्टूडेंट्स, टीचिंग से मेरा सोर्स ऑफ इनकम है। मेरे को बच्चे को पढ़ाते हैं तो मेरे को फीस मिलता है। समझ में आ रहा है? राइट। अब मान लो तुम्हारा एक घर है, और तुमने इस घर को लेट आउट करके रखा हुआ है, रेंट में देकर रखा हुआ है। तो इस घर से आपको हर महीना क्या आएगा? रेंट। So rent becomes an income which is recurring in nature, so therefore rent will be treated as a revenue. Clear? एक मनी लेंडर लोगों को पैसा उधार में देता है। जिसको वो पैसा उधार में देता है उससे वो क्या लेता है? इंटरेस्ट। सो ये इंटरेस्ट मनी लेंडर के लिए क्या बन गया? रेवेन्यू। क्योंकि ये इंटरेस्ट वो इनकम है जो बार बार रिकरिंग नेचर में, जब तक वो पैसा प्रिंसिपल अमाउंट रखा हुआ उसके पास यूज कर रहा है तब तक उसको इंटरेस्ट पे करते रहना है। क्लियर?
समझ में आ रहा है? हाँ, सो व्हाट इज द रेवेन्यू? अब बताओ हम लोगों को, अभी तक हम जो तुम लोगों को जितना टर्म्स बताएं, उन टर्म्स को थोड़ा सा ध्यान में रख के बताओ कि अकाउंटिंग, मैंने कहा था अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग द इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अकाउंटिंग इज बेसिकली हिसाब। किसका किसका हिसाब हमको रखना पड़ेगा बताओ तो शुरू से? गुड्स, परचेज, सेल्स, डेटर्स का, क्रेडिटर्स का, स्टॉक, सबका हिसाब रखना पड़ेगा कि नहीं रखना पड़ेगा? रखना पड़ेगा कि नहीं रखना पड़ेगा? रेवेन्यू का, समझ में आ रहा है? हाँ, इनकम का हिसाब रखना पड़ता है। तो ये जित वेरी गुड, अब तो तुम कर लेना अकाउंटेंट को हटा के, पापा को बोलना सैलरी तुमको दे देने। आगे बढ़ते हैं, समझ में आ रहा है? सो इंटरेस्ट रिसीव, कमीशन रिसीव। एक ब्रोकर, ब्रोकर जो होता है, जो डीलिंग्स करवाते हैं, उनको क्या मिलता है? ब्रोकरेज। सो वो ब्रोकरेज उसके लिए क्या बन गया? उसको और सोर्स ऑफ रेवेन्यू है, या कमीशन, जो बोलो। सो दैट इज रेवेन्यू। नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सपेंस। बेटा ये एक्सपेंस को बहुत बढ़िया से समझना है हम लोग को। Expenses is the cost incurred in producing and selling the goods and services. I again take my example. So in this George Academy, we are producing services. एडुकेशनल या ट्यूशन सर्विसेज, ठीक? सो आई एम कमिंग हियर, आई एम स्टैंडिंग हियर एंड आई एम डिलीवरिंग दिस लेक्चर टू यू। हम तुम लोग को पढ़ा रहे हैं। फॉर मी टू स्टैंड हियर एंड टू प्रोड्यूस दिस सर्विस, आई नीड टू मेक लॉट ऑफ सैक्रिफाइस. I need to make a lot of sacrifice. Number one, my time. Right? Number two, I need to pay the rent. So मेरे को यहाँ पे आके पढ़ाने के लिए हमको इस जगह का रेंट देना पड़ता है। मेरे को यहाँ पे आके पढ़ाने के लिए बिजली यूज करना पड़ता है, उसके लिए हमको इलेक्ट्रिसिटी। मेरे को यहाँ पे आके पढ़ाने के लिए हमको कुछ स्टेशनरी कंज्यूम करना पड़ता है। राइट? जॉर्ज एकेडमी चलते रहे, इसके लिए थोड़ा सा जॉर्ज एकेडमी का एडवर्टाइजमेंट भी करना पड़ता है। सो फॉर मी to come here and deliver this lecture, I have to sacrifice. I have to incur certain costs. हमको घर से यहाँ आना पड़ता है, उसके लिए मेरा पेट्रोल, ट्रांसपोर्टेशन. So these are nothing, but you can say these are all the costs. And what is a cost? कीमत. मेरे को यहाँ पे खड़ा होकर के मेरे को कीमत चुकाना पड़ता है, तब मैं यहाँ पे खड़ा होकर आपको पढ़ा पा रहा हूं। इसलिए आपको भी यहाँ पे बैठ के पढ़ने के लिए कीमत चुकाना पड़ेगा। बिकॉज फॉर मी, इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस दिस सर्विस, I have to incur cost. I am not producing this service for free. So when I am not producing this service for free, how can you avail this service for free? मेरा बात समझ में आ रहा है? दुनिया में किसी भी चीज को बनाने के लिए, किसी भी सेवा या वस्तु, कमोडिटी, गुड्स या सर्विस, किसी भी चीज को बनाने के लिए हमें कीमत चुकाना पड़ता है, हमें कॉस्ट इनकर करना पड़ता है। और वो जो कीमत हम चुकाते हैं, वो जो हम कॉस्ट इनकर करते हैं गुड्स को बनाने के लिए और एट द सेम टाइम उसे बेचने के लिए, वो सारे कॉस्ट
अकाउंटिंग में क्या कहा जाता है? एक्सपेंसेस। क्लियर है? मेरा बात समझ में आ रहा है? हाँ, पक्का अच्छी तरह समझ में आ रहा है? देखो, एक नोशन हमको तुम लोगों का तोड़ना है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर बच्चा इसमें बहुत गंदा तरीके से कंफ्यूज करता है। ये आम धारणा है हम लोगों का कि अगर मेरा बटुआ से 500 रुपया निकला और मैंने किसी को 500 रुपया दिया तो वो मेरा एक्सपेंस है, मेरा खर्चा हुआ, मेरा पैसा खर्चा हुआ। बच्चा आपको एक चीज बताए कि पैसा खर्चा नहीं होता। कैश इज नॉट एन एक्सपेंस, कैश इज एन एसेट। गेटिंग माई पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग? नॉट अंडरस्टैंडिंग। जो हम बोल रहे नहीं समझ में आ रहा है ना? आओ, हाँ, तुम्ही को नहीं समझ में आया इसलिए तुम्ही को बुला रहे। आओ, कैमरा देख के पकड़ो पैसा। अब हम तुमको पढ़ाएं, हम पढ़ाने के लिए तुमसे क्या लेंगे? फीस। दो फीस, ये फीस हम ले लिए। अब बताओ, इसके लिए खर्चा क्या है? इसका लिए खर्चा ये पैसा है कि इसका लिए खर्चा फीस है? फीस है। ये फीस हमको इस रूप में दिया। The fees which he paid me is in the form of cash, the currency note, the Indian rupee. I can say, पकड़ो, कि तुम हमको फीस इस रूप में दे दो। ले सकते हैं? क्यों नहीं ले सकते? एकदम ले सकते हैं। अगर हम कल को बोले कि हमको 500 रुपया का मेरा जो फीस है, तो हमको 500 रुपये का चावल ला के दो, तो हम चावल ले लेंगे। हमको बहुत प्यास लगा हुआ था, उस समय मेरे लिए 500 रुपये का बराबर था, ये हमको दे दिया, हम फीस इसमें एक्सेप्ट कर लिए, तो तुमको क्या प्रॉब्लम है? ये हमको फीस दाल में दे सकता है, ये फीस चावल के रूप में दे सकता है, ये हमको फीस कोई भी रूप में दे सकता है जिसको हम एक्सेप्ट करें। इसका एक्सपेंस दाल नहीं है, इसका एक्सपेंस चावल नहीं है, इसका एक्सपेंस फीस है। वो फीस हमको किस रूप में दिया? चावल के रूप में। किस रूप में? दाल के रूप में। किस रूप में? इंडियन रुपी के रूप में। So the expense is the cost incurred. So what is the cost that he incurred? What is the cost he incurred to come here and study from me? The cost for him is the fees. And that fees का payment वो करता है कैसे? रुपीज में, कैश में करता है। So cash is never treated as expense. Please keep this in mind. Cash is an asset. This is not expense. We make the payment of expense in the form of cash. In my definition, in this definition of expense, you will not find the word expense is the money paid, expense is the payment made, expense is the cash paid. ऐसा लिखा हुआ है? Expense is the cost incurred. I give you one example, one more example that will make you more clear. So जब मैं घर से निकला तो मैंने अपना बाइक में 100 रुपया का पेट्रोल फिल करवाया, और जब मैं एकेडमी पहुंचा तो ये 100 रुपया का पेट्रोल यहाँ पे यूज हो गया आते आते। ठीक? अब ट्राई टू अंडरस्टैंड। In order to reach here, what is the cost I've incurred? 100. Now the interesting fact is, मैंने पेट्रोल पंप में अभी तक पैसा नहीं दिया है। क्या बोला मैंने? पेट्रोल पंप में पैसा नहीं। Now you tell me कि मेरा कॉस्ट इनकर हुआ कि नहीं हुआ? कॉस्ट इनकर हुआ कि नहीं हुआ?
कॉस्ट इनकर नहीं हुआ? मेरे को यहां से यहां तक आने का लिए कोई कीमत चुकाना पड़ा कि नहीं पड़ा? क्या चुकाना पड़ा? 100 रुपया का वैल्यू का पेट्रोल जलाना पड़ा। तो मेरे को यहां से यहां तक पहुंचने के लिए कॉस्ट इनकर हुआ कि नहीं हुआ? हुआ सर, लेकिन आप उसका पेमेंट नहीं किए हैं, वो अलग बात है। तो अगर मैंने पेमेंट नहीं किया है, इसका मतलब ये नहीं कि मेरा कॉस्ट इनकर, यही हम समझाना चाह रहे थे कि हम लोग ये सोचते हैं कि पॉकेट से पैसा निकलेगा तो एक्सपेंस ना, बिना पॉकेट से पैसा निकले हुए भी एक्सपेंस हुआ ना। हमने 100 रुपया का पेट्रोल भरवाया और यहां से यहां तक आने के लिए मैंने 100 रुपया का वैल्यू का पेट्रोल को बर्न कर दिया। So for me to reach here, what is the cost I have incurred? 100 rupees का petrol. Have I made the payment? No. So still it is my expenses? Yes. That is what I was trying to tell you. Please understand. From childhood till now, हम लोग जो देखे और हम लोग जो समझते हैं, हम लोग को यही समझाया नहीं गया, हम लोग ये देख के समझे हैं कि पैसा जितना निकलता है वो मेरा खर्चा है। नहीं, बिना जेब से निकाले भी एक्सपेंस होगा। अगर मैंने 1 महीना इस प्रेमाइसेस को यूज कर लिया, जॉर्ज एकेडमी का प्रेमाइसेस को 1 महीना यूज किया, तो 1 महीना यूज करने का इसका रेंट है मान लो 14,000 रुपया। सो जैसे ही मैंने 1 महीना यूज किया, तो 1 महीना यहां पे सर्विस को जनरेट करने के लिए 14,000 का कॉस्ट इनकर हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? पेमेंट हम अभी तक नहीं किए हैं, तो मेरा एक्सपेंस है कि नहीं है? एकदम है। Am I making sense? आप समझ में आ रहा है धीरे धीरे? ये रेंट हम कैसे देंगे? किस रूप में देंगे? कैश के रूप में देंगे, वो अलग बात है, जब पेमेंट होगा। समझ में आ रहा है? सो जॉर्ज एकेडमी में 1 महीना सर्विस जनरेट करने के लिए, 1 महीना जो यहाँ पे ट्यूशन सर्विसेज प्रोड्यूस होता है, उसके लिए 1 महीना में हमको क्या क्या कीमत चुकाना पड़ता है? हमको कीमत चुकाना पड़ता है रेंट 10,000, हमको कीमत चुकाना पड़ता है इलेक्ट्रिसिटी बिल 5,000, हमको स्टेशनरी का कीमत चुकाना पड़ता है 1,000, हमको स्टाफ का सैलरी सब देना पड़ता है 5,000। ये सब मेरा कॉस्ट्स है, ये सब मेरा कॉस्ट्स है जिसे हम इनकर करते हैं यहां पे 1 महीना ट्यूशन पढ़ाने के लिए। समझ में आ रहा है? टोटल हो जाता है 21,000। अप्रैल महीना पार हो चुका है और मैंने अप्रैल महीना का रेंट नहीं दिया, इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं दिया, स्टेशनरी का पेमेंट नहीं किया, सैलरी नहीं दिया। तो क्या मेरा अप्रैल महीना में 21,000 रुपया का एक्सपेंसेस हुआ है कि नहीं हुआ है? हुआ है। दिवांशी, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? नहीं समझ में आ रहा है? पक्का समझ में आ रहा है? मेरे लिए स्टाफ 1 महीना काम कर दिया, तो जब वो काम कर दिया तो मेरे लिए 5,000 का सैलरी एज अ कॉस्ट इनकर हो गया है, पेमेंट बाकी है। So cannot please do not compare the payment, the cash and the expenses. They are two different things. We make the payment of expenses in the form of cash. मैंने एडवर्टाइजमेंट करवाया, होर्डिंग लगवा दिया, 1 महीना लगा हुआ, 1 महीना का होर्डिंग एडवर्टाइजमेंट चल रहा है, बट उसका बिल पेमेंट नहीं किया। छोटे से तुम स्कूल जाते हो, तुमने स्कूल में 1 महीना पढ़ा, तुम्हारा स्कूल में 1 महीना का तुम्हारा फीस था 1,000 रुपया, तुमने स्कूल का फीस अभी तक पे नहीं किया है। तो अगर उस मंथ का मान लो अप्रैल मंथ का तुम अपना एक्सपेंसेस का लिस्ट बना रहे हो, क्या बना रहे हो? लिस्ट। उस लिस्ट में अप्रैल महीना का स्कूल फीस डालोगे कि नहीं डालोगे? नहीं, तुमने तो पे नहीं किया। तो अगर तुम पे नहीं किया तो तुम क्या बोलोगे? इस महीने तो मेरा स्कूल फीस खर्चा नहीं हुआ।
स्कूल फीस तो मेरा एक्सपेंस है ही नहीं इस महीना, क्योंकि हम तो पे ही नहीं किए। ऐसा बोल सकते हैं? ऐसा बोल सकते हैं? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप एक महीना स्कूल में पढ़े हैं तो आपका 1000 रुपया का फीस इनकर हो गया है, एक्सपेंस हो गया। वो अलग बात है कि आपने पेमेंट नहीं किया। सो दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग यू, एक्सपेंसेस इज द कॉस्ट। किसी भी चीज को बनाने के लिए, किसी भी गुड्स को बनाने के लिए, आज इस पेन को बनाने के लिए, इस बोर्ड को बनाने के लिए कुछ ना कुछ तो कॉस्ट इनकर हुआ है। इसका मटेरियल का पीछे खर्चा हुआ होगा, इसका मटेरियल का कॉस्ट, इसका लेबर का कॉस्ट हुआ है कि नहीं हुआ है? ये इस बोर्ड का कॉस्ट है, अपना टर्म में एक्सपेंस है। सो किसी भी चीज को बनाने के लिए आपका कुछ एक्सपेंसेस इनकर होते हैं। समझ में आ रहा है? हाँ, मम्मी ने 5 केजी चावल खरीदा एट द रेट ऑफ 10, 50 रुपया का चावल पैसा दे के खरीद के लेकर आई। लेकिन अप्रैल महीना में आपने 3 केजी चावल खाया जिसका वैल्यू होता है 30 रुपया। कितना होता है? अब बताओ, जब तुम्हारा मम्मी अप्रैल महीना का बोलेगी खर्चा जोड़ेगी तो चावल में कितना खर्चा जोड़ेगी? 50 की 30, 50 का चावल खरीदे, खर्चा खाए कितना हुआ? खाए कितना, कंज्यूम कितना किए? समझ में आ रहा है? 30 रुपीज। समझ में आया? सो आप 50 का चावल लेकर आओ, अब 1 ट्रक चावल ला के रख दो, वो मेरा एक्सपेंस नहीं है। आपने उसमें से 1 बोरा चावल खाया है, आपने उसमें से 5 केजी चावल खाया है। जो आपने खाया है वो आपका कॉस्ट है। आपने कीमत सैक्रिफाइस कितना किया? 1 बोरा चावल। तो 1 बोरा चावल का जो वैल्यू है वो आपका एक्सपेंस है। समझ में आ रहा है? अब 1 ट्रक चावल खरीद कर रख लो ना। तो अगर आपने अप्रैल महीना में 1 ट्रक चावल खरीदा 1 लाख रुपया का, तो अब अप्रैल महीना में जब लिखिएगा एक्सपेंसेस में राइस तो 1 लाख रुपया लिखिएगा। इसका मतलब अप्रैल में 1 लाख का चावल खाएं आप। समझ में आ रहा है? आप अप्रैल महीने में एक्सपेंस में कितना डालिएगा? जितना चावल आपने खाया है। अगेन आई रिपीट, नहीं समझ में आ रहा रुद्रा? नहीं समझ में आ रहा? नहीं समझ में आया? क्या नहीं समझ में आया बोलो? क्या नहीं समझ में आया बोलो? हम बोले कि आपकी मम्मी 50 रुपीज का राइस खरीदी, 5 केजी राइस मम्मी ने अप्रैल का 1 तारीख को खरीदा। पूरा अप्रैल महीना बीत गया और आपके घर में 3 केजी राइस कंज्यूम हुआ। तो जब अप्रैल महीना का एक्सपेंसेस का लिस्ट बनेगा तो उस लिस्ट में राइस एज एन एक आइटम आएगा। ग्रोसरी का जब लिस्ट बनेगा कि ग्रोसरी में क्या क्या खर्चे हुए तो राइस का जब नाम आएगा तो राइस में हम कितना रुपया खर्चा जोड़ेंगे? 50 की 30। मेरा कहना है 30, क्योंकि जितना हमने खाया है खर्चा उतना हुआ है, क्योंकि बाकी तो अभी भी 2 केजी मेरा कंटेनर में पड़ा हुआ है, ये अनसोल्ड है, ये अनयूज्ड है, ये मेरा स्टॉक है। ये जो मेरा अगले महीना क्या होगा? यूज होगा। सो आप खरीद कितना भी सकते हो, वो मेरा एक्सपेंस नहीं है। आप पेमेंट कितना किए हैं वो मेरा एक्सपेंस नहीं है। आपने राइस कितना यूज किया, चावल कितना का पका, वो मेरा एक्सपेंस है, वो मेरा कॉस्ट इनकर है। मेरा बात समझ में आ रहा है? आप समझ में आया? देखो, एक्सपेंस हम लोग निजी जिंदगी में एक्सपेंस को हम लोग बहुत हल्का में बोल देते, खर्चा। समझ में आ रहा है? तुम यहाँ पे टोटो से आए हो, 10 रुपया टोटो का भाड़ा है। तुमने यहाँ से, मेरा एकेडमी तक टोटो का भाड़ा 10 रुपये लेता है। टोटो वाला आया, तुमको छोड़ दिया, करेक्ट? तुमने बोला भैया अभी पैसा नहीं, 2 दिन बाद देंगे। तो एक बात बताओ, आज तुम्हारा यहाँ पे आने का कॉस्ट इनकर हुआ कि नहीं हुआ? एकदम हुआ। आज हुआ कि नहीं? आज का कॉस्टिंग, आज की यहाँ तक पहुँचने के लिए तुमने सैक्रिफाइस किया कि नहीं? वो अलग बात है कि तुमने पेमेंट अभी तक नहीं किया है। सो यहाँ तक पहुंचने को तो कीमत चुकाया तुमने, यहाँ तक पहुंचने का कीमत चुकाया कि नहीं? देना है। अभी तुमने पे नहीं किया, 2 दिन बाद तो देना ही पड़ेगा। सो ट्रांसपोर्टेशन तो 10 रुपया आपका आज का कॉस्ट है, आज का एक्सपेंस आपका 10 रुपया है। समझ में आया? पक्का? और एग्जाम्पल्स दें? क्लियर एकदम बढ़िया से? कंफ्यूजन नहीं होगा। पैसा और एक्सपेंस में कंफ्यूज नहीं ना करोगे। पैसा एसेट है,
कैश एसेट है, एक्सपेंस कॉस्ट इनकर्ड है, वो कॉस्ट का पेमेंट हम लोग कैश में करते हैं, वो अलग चीज है। प्रॉफिट क्या हुआ? जब आपका इनकम आपके एक्सपेंसेस से बढ़ जाए। व्हेन योर रेवेन्यू इज इन एक्सेस ऑफ योर एक्सपेंस, द नेट रिजल्ट इज व्हाट? प्रॉफिट। व्हाट इज योर लॉस? उल्टा, जब आपका एक्सपेंस ज्यादा हो जाए आपके रेवेन्यू से, तो क्या हो जाएगा आपको? लॉस। लॉस को एक और नजर से हम लोग समझते हैं, सम एक्टिविटी अगेंस्ट विच फर्म रिसीव्स नो बेनिफिट। कुछ ऐसा एक्टिविटी हुआ जिसके अगेंस्ट में फर्म को कोई बेनिफिट, एग्जाम्पल क्या है? आग लग गया, ये एक एक्टिविटी होगी, आग लग गया, लॉस हुआ है कि नहीं? क्यों लॉस है? आग लगा, इसके बदले में कुछ आया? नहीं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सो दिस इज फायर बाय लॉस। सो एन एक्टिविटी टुक प्लेस अगेंस्ट विच वी डिडंट रिसीव एनी बेनिफिट, कोई बेनिफिट नहीं मिला, सो दिस बिकम्स व्हाट? लॉस। चोर आया, चोरी करके चला गया, एक एक्टिविटी परफॉर्म हुआ, चोरी करके चला गया, क्या उसके अगेंस्ट में कुछ आया मेरे पास? नहीं, इट्स अ लॉस। सो आई मेड सम एफर्ट, है ना? कुछ एक्टिविटी होता है हम, और उस एक्टिविटी के अगेंस्ट में अगर हमको बेनिफिट ना मिले तो वो भी मेरे लिए क्या है? लॉस। ठीक है? सो लॉस अगर सिंपली समझा जाए, मैथमेटिकली समझा जाए, कैलकुलेशन के आधार पे, जब आपका खर्चा, आपका कॉस्ट, सो मेरा यहाँ पे खड़ा होके पढ़ाने का कॉस्ट है 1 रुपया और हम तुमसे ले रहे हैं 75 पैसा, तो मेरा रेवेन्यू इज लेस देन माई कॉस्ट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? माई रेवेन्यू इज लेस देन माई कॉस्ट। द कॉस्ट ऑफ मी टीचिंग हियर इज हाउ मच? 1 rupee. For me, I have to spend 1 rupee to stand and teach here. That is my cost. And what did I earn? 75 पैसे. So 25 पैसे मेरा क्या हो गया? लॉस। सो रेवेन्यू जब आपका एक्सपेंस से, आपके कॉस्ट से कम हो जाए, आपने जो रेवेन्यू को कमाने के लिए जो कॉस्ट इनकर किया है, हम आपसे कमाने के लिए हम यहाँ पे कॉस्ट इनकर कर रहे, तब तो कमाएंगे। तो वो कॉस्ट जब मेरा रेवेन्यू से ज्यादा हो जाता है, कॉस्ट ज्यादा है, एक्सपेंस ज्यादा है, रेवेन्यू कम है, तो क्या हो जाएगा उस समय में? मेरा लॉस।